राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग, ए मेरे दोस्त सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सेशन एसएससी एमटीएस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन लेकर के आया हूँ। क्योंकि देखो, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपका सबसे पहले होता है उसके मैं सिलेबस को प्रिपेयर करूँ, और सिलेबस के बाद मैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊँ। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमें पूरी तरह से जानकारी प्राप्त होती है कि हमारी क्या औकात रहने वाली है एग्ज़ाम में। क्योंकि देखो, जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे तभी हमें पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा आया था और मेरी यहाँ पर किस लेवल की तैयारी है। तो प्रीवियस ईयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसीलिए मैं एसएससी एमटीएस की शुरुआत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ की है। और उसके बाद आपकी देखो, एसएससी एमटीएस के लिए मैं लगातार आपको क्लासेज देने वाला हूं। मैं सबसे पहले एसएससी एमटीएस के यहाँ पर अलजेब्रा से स्टार्ट करूंगा, और यहाँ पर एसएससी एमटीएस के लिए मैं दो तरह से क्लासेज स्टार्ट करूंगा। टॉपिक वाइज क्लास दूंगा और दूसरी तरफ आपको मैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास दूंगा। तो दोनों तरह की क्लास तो बिल्कुल आज से हमारे साथ कंटिन्यू हो जाओ और दोनों तरह की क्लास बिल्कुल अटेंड करते रहो। देखो, मैं नहीं कहूँगा कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एक बार मेरी आदत बनी हो तो मैं लास्ट में जब वीडियो एंड होता है तो मैं कह देता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस कर लेना। और वैसे तो देखो, अगर मेरे तरीका मेरे कंटेंट वाकई में आपको अच्छे लगे तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मुझे पता है। तो मैं इसलिए बार बार क्यों अपना गला फाड़ूं और आपसे कहूं कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर मेरे तरीके और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मेरे बिना कहे ही आप सब कुछ करोगे। तो यहाँ पर देखो, ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। कैसा रहा हमारा प्रीवियस ईयर 2021 का ये हमारा सेट पेपर है, और 2021 में कैसे आए थे हमारे एसएससी एमटीएस में मैथ के क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है हमारा। देखो, x अनुपात y इक्वल टू 13 अनुपात 12 दिया हुआ है, x और माइनस y इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो 2x प्लस 3y का मान आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर बताने के लिए इसका मैं काफ़ी विस्तार से तरीका बताऊंगा, एक पॉइंट समझो। अगर इसमें देखो तो कुछ भी इस क्वेश्चन में है ही नहीं। अब यहाँ पर अगर x अनुपात y, क्योंकि जब भी देखो मैं अपनी जितनी भी क्लासेस कराता हूँ वहाँ पर मैंने ये बात ऑलरेडी आपको बता रखी है। जो भी बात यहाँ पर देखो रेशियो में दी हुई है, किस में दी हुई है, रेशियो में, वो हमारी रियल वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि जो 13 अनुपात 12 है, हम x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू रियल वैल्यू 12 नहीं मान सकते हैं। अब ये हो भी सकती हैं, लेकिन हम जब अनुपात में दी हुई हैं तो इन्हें रियल वैल्यू नहीं मान सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या मान लेंगे, 13 के मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 13 के मान लेंगे। इसके साथ x इक्वल टू और y इक्वल टू कितना मान लेंगे, 12 के मान लेंगे। अब देखो, मैंने 13 के और 12 के मान लिया। अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यू का यहाँ पर x और y का अंतर कितना दिया हुआ है, 2। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर अंतर कितना है, 13 के में 12 के घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 के मतलब केवल के लिख सकता हूँ। तो k इक्वल टू कितना आ गया, 2। अब k इक्वल टू 2 आ गया तो यहाँ पर k का मान मैं यहाँ पर रख दूंगा, और x और y के अब मैं रियल मान निकाल लूँगा। तो x का यहाँ पर मान कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, और y का मान यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, y का मान यहाँ पर आ जाएगा 24 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे देखो पूछा क्या जा रहा है, 2x प्लस 3y का मान पूछा जा रहा है। 2x प्लस 3y का मान पूछा जा रहा है, 2 इंटू एक्स। अब देखो x का मान कितना है, 26 है, और प्लस y का मान देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखो 3y का मान पूछा जा रहा है ना, तो 3 इंटू y का मान ऑलरेडी मैं यहाँ पर 24 निकाल चुका हूँ। अब यहाँ पर देखो 26 दूना कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, और यहाँ पर 72 हो जाएगा। इनको आपस में ऐड कर देंगे, 4 और 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 124 ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें बताया है। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहा हो तो नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वैसे तो देखो, यहाँ पर इतना कुछ लगाने की कोई आवश्यकता थी नहीं। मैंने इसका बिल्कुल बेसिक तरीका बता दिया, जिससे किसी भी बच्चे को ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। अगर यहाँ पर अब भी आपको
आपको समझ में नहीं आया तो इससे बेसिक तरीका और कोई नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो ये तरीका वैसे से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस तरह के तरीके मैं सिर्फ इसलिए बताता हूँ क्योंकि देखो बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी यहाँ पर हर एक पॉइंट समझ में आ जाए। नहीं तो यहाँ पर देखो सीधा, अब वो देखो जो बहुत टैलेंटेड बच्चे होंगे ना, उनको ये तरीका जैसे ही मैं बता रहा हूँ तो उनको लगा अरे क्या सर बता रहे हो, इतना झामी और लंबा तरीका, इसका तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अरे मुझे भी पता है यार एक लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन मेरा सिर्फ उद्देश्य पढ़ाने का यही, हर एक बच्चे को मैथ, यहाँ पर जिसको मैथ से डर लगता है उसको भी मैथ पूरी तरह से आए। क्योंकि यहाँ पर देखो पता है यार x अनुपात y = 13:12 दिया हुआ है। डायरेक्ट यहाँ पर जब देखो आप इस तरीके से क्वेश्चन करने लगोगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं ये उन बच्चों के लिए तरीका बता रहा हूँ जिनकी मैथ काफ़ी वीक है। अब जिनकी स्ट्रांग है उनको देखो 13:12 दिया हुआ है, x अनुपात x - y = यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर अंतर कितने का है 1 का, और 1 बराबर कितने के हो जाएगा 2 के। 1 बराबर 2 के हो जाएगा तो x और y की रियल वैल्यू निकाल लेंगे, 13 दूना 26, 12 दूना 24, और यहाँ पर 26 और 24 मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने इसलिए आपको समझा दिया है कि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। जब इस तरीके से आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो आप लोग खुद डायरेक्ट ऐसे तरीके लगाओगे, ये सब कुछ करने की आपको भी आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर ये सभी बेसिक तरीके आपको आने चाहिए। जिन भी बच्चों की मैथ काफ़ी वीक है देखो उन बच्चों के लिए ये सब तरीके बहुत ही अच्छी तरीके से उनको आना चाहिए। जब वो इन तरीके से क्वेश्चन लगाने लगेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ये सब नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही वो खुद क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन उसके पहले उनको अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ पर देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। x अनुपात y अनुपात z = 1:2:3 दिया हुआ है। x² + y² + z² का मान दिया हुआ है। इससे देखो यहाँ पर पूछा गया है x + y + z का मान ज्ञात कीजिए, x + y + z का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने पिछले भी क्वेश्चन में आपको यही बात बताई, जो भी वैल्यू रेशियो में दी हो वो वैल्यू हम रियल वैल्यू नहीं मान सकते हैं। अब इसका मतलब क्या रहा, जैसे आप यहाँ पर देखो x अनुपात y अनुपात z दिया हुआ है 1:2:3, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई, z की वैल्यू 3 हो गई। बिल्कुल हो गई, ये हो भी सकती है, रियल हो सकती है, लेकिन हम जब रेशियो में लिखी हुई वैल्यू है तो उसे रियल वैल्यू अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें x की वैल्यू मानना होगा तो हम x = 1 के ही मानेंगे, और y = यहाँ पर 2 के ही मानेंगे, और z = यहाँ पर 3 के ही मानेंगे। बिल्कुल हम इसी तरीके से के लगा करके मानेंगे। रियल वैल्यू x = 1 नहीं कह सकते, y = 2 नहीं कह सकते, z = 3 नहीं कह सकते। तो बिल्कुल ये बातें हमें रेशियो में ध्यान रखनी होती हैं। अब यहाँ पर देखो x² + y² + z² = 224 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो हम x का मान रख देंगे, 1k रखेंगे तो यहाँ पर 1k का स्क्वायर हो जाएगा। y की जगह पर 2k रख देंगे तो 2k का होल स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर z² की जगह पर यहाँ पर 3k रखेंगे तो 9k स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 2 4 हो गया। इन सभी को ऐड करेंगे तो 4 1 5 और 9 5 कितना हो जाएगा 14। 14k² = 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो k² = 14 1 कम 14, यहाँ पर 8 बचा और यहाँ पर 6 बार जाएगा। k = यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया, k = 4 आ गया। अब आपसे मान पूछा जा रहा है x + y + z का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो x + y + z का मान ज्ञात कीजिए। तो अब x + y, अब देखो यहाँ पर k का मान हमारा 4 आ गया, तो यहाँ पर k के स्थान पर 4 रख देंगे तो 4 हमारा x का मान हो जाएगा। 4 2 जा 8 यहाँ पर y का मान हो जाएगा। 4 3 जा 12 यहाँ पर z का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर x + y + z का मान निकालने के लिए इन सभी को जोड़ देंगे। 8 4 12, यहाँ पर 12 12 24 24। x + y + z = कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इन क्वेश्चन में आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप निसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना, कह देना सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। क्योंकि देखो मेरी अब लगातार SSC MTS के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस टॉपिक वाइज क्लास आपको मिलने वाली है। उन सभी क्लास के माध्यम से आपके मैं डाउट को क्लियर करूंगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अब यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दोस्तों मैं थोड़ा सा ऑप्शन टाइप करना भूल गया हूँ, और ऑप्शन लिखे होते तो आपके लिए बहुत ही आसान लगता है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपको सेंस लगाना है, उसके बाद कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंकों का योग क्या है जिनमें इकाई और दहाई स्थान पर समान अंक है। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन को आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है और उसके बाद उसका आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पर देखो 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंकों का योग। अब 2 अंकों की अभाज्य संख्या आपको लेनी है। 2 अंकों की अभाज्य संख्या का मतलब, अब देखो यहाँ हमारी 9 तक की तो जितनी भी वैल्यू है हमारी समाप्त हो गई। अब उधर 99 के ऊपर नहीं ले सकते, इसका मतलब 10 और 99। अब देखो यहाँ पर समझो 10 और 99 के बीच में ही हमें नंबर लेना है, क्योंकि 2 अंकों की अभाज्य संख्या लेनी है। इधर आएंगे तो 1 अंक बचेगा, इधर आएंगे तो 3 अंक हो जाएगा। तो इन्हीं के बीच में ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है, देखो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंकों का योग क्या है जिनमें इकाई और दहाई स्थान पर समान अंक हैं। अब देखो आपको ऐसे अंक लेना है कि जिनके इकाई और दहाई अंक दोनों समान हैं। तो 2 अंकों की सबसे पहली ऐसी कौन सी संख्या होती है, 11 होती है, जिसका इकाई भी देखो समान है, दहाई भी समान है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन में नंबर मिलेगा 22 मिलेगा। उसके बाद अगली लाइन में हमारा नंबर मिलेगा 33 मिलेगा। अब ये देखो ऐसे नंबर है जिनके इकाई और दहाई समान है, बाकी ऐसे कोई अंक नहीं होते जिनकी इकाई और दहाई समान हो। उसके बाद 44 मिलेगा, 55 मिलेगा, 66 मिलेगा, और यहाँ पर कितना 77, और यहाँ पर 88 यहाँ पर मिल जाएगा, और 99 यहाँ पर मिल जाएगा। अब आपसे अभाज्य संख्या की बात कही जा रही है, तो ये तो ऑटोमेटिक कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी, क्योंकि ये कोई अभाज्य संख्या तो है ही नहीं। बच्ची क्या हमारी 11, कौन सी संख्या बच्ची 11। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंकों का योग क्या है जिनमें इकाई और दहाई स्थान पर समान अंक है। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जैसे कि देखो मैंने अभी 2 क्वेश्चन आपको रेशियो में बताए, और वहाँ पर जो मैंने रेशियो में बात बताई कि रेशियो में कोई भी वैल्यू दी हुई हो उसे हम एज इट इज पूरी वैल्यू नहीं मान सकते हैं, उसको के लगा करके पूरी मान सकते हैं। वैसे ही ये क्वेश्चन को हम लगाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन हमारा ये भी होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर देखो ए और बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 रुपये और 8,000 रुपये है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रति माह एक समान राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक प्रति माह कितने पैसे बचाता है। अब यहाँ पर देखो ए और बी की मासिक आय दी हुई है। क्या दी हुई है, ए और बी की मासिक आय दी हुई है। कितनी है इनकी आय, इनकी जो इनकम है वो ए की आय है 12,000 रुपये और बी की आय कितनी है 8,000 रुपये। अब वो क्या करें, ये तो हो गई देखो इनकी इनकम, और यहाँ पर अब बात करी जा रही है कि उनके मासिक व्यय का अनुपात। इनका जो मासिक व्यय है वो कितना है, 5:3 है। 5 क्या है 3 है। अब मैंने आपसे कहा था कि जब रेशियो में दी हुई हो तो इनको आप क्लियर मानने के लिए 5K मान लेना, और इनको आप क्या मान लेना 3K मान लेना। अब ये रेशियो आप हटा दो। इनका जो खर्च है, मासिक व्यय है, वो कितना है 5K है और 3K है। अगर हम आय में खर्च को घटा दें, आय में खर्च को घटा दें तो हमारी क्या निकल आएगी, बचत निकल आएगी। बिल्कुल सही है। आय हमारी कितनी है 12,000 रुपये, उसमें मैंने खर्च इनका कितना, ए देखो 12,000 रुपये इनकी इनकम है, 5,000 रुपये खर्च कर देते हैं। बिल्कुल सही बात। बी भाई साहब क्या करते हैं, इनके 8,000 रुपये इनकी इनकम है मंथली, और ये 3,000 रुपये अपना क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। वे प्रतिमाह एक समान राशि बचाते हैं। एक समान को मैंने रेशियो में मान लिया कि ये 1:1 में बचाते हैं। किस में बचाते हैं, 1:1 में बचाते हैं। तो इनको मैंने रेशियो में लिख लिया। अब देखो
क्योंकि देखो समान बचा रहे हैं ना, इसीलिए मैंने 1:1 में लिख लिया। आप कहोगे कि वे प्रतिमाह समान राशि बचाते हैं, तो आपने मान लिया 1:1, तो इनको सर आपने 1K और 1K क्यों नहीं लिखा? अरे मेरे भाई, अगर यहाँ पर 1K और 1K यहाँ पर भी मैं लिखूँगा तो K और K तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि समान राशि बचा रहे हैं। ये भी उतने ही रुपए बचा रहे हैं, ये भी उतने ही रुपए बचा रहे हैं, तो 1:1। अब यहाँ पर मैं अगर तिर्यक गुणा कर दूँ तो हमारा आंसर बहुत ही जल्द निकल आएगा। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन बीच में दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पर अब देखो हम तिर्यक गुणा करा दें। यहाँ पर देखो पुनः एक बार समझा दें, क्योंकि बीच में क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो 12,000 इनकी इनकम है और 5,000 रुपये क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, और बी की आय 8,000 रुपये और ये 3,000 रुपये खर्च कर देते हैं। तो ये इनकी जो बचत है वो यहाँ पर कही गई है, बचत जो है इनकी समान है। तो मैंने बचत मान लिया 1:1 में, बिल्कुल समान इनकी बचत है। तो 1/1 यानी 1 रुपये अगर ये बचा रहे हैं तो 1 ये भी बचा रहे हैं, तो 1:1 में मैंने इनकी बचत को मान लिया। अब यहाँ पर देखो हम तिर्यक गुणा करा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो 1 से कराएंगे तो 12,000 और -5K, इधर कराएंगे तो 8,000 -3K। अब देखो यहाँ पर कि 5K को मैं इधर ले आऊँगा तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा और 3K उसमें जाएगा तो यहाँ पर 2K बचेगा। यहाँ पर जब हमारा ये आएगा माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4,000 बचेगा। तो K = कितना होगा, 2,000 होगा, 2,000 आ गया K = आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह कितने पैसे बचाता है, प्रत्येक प्रतिमाह कितने पैसे बचाता है। तो यहाँ पर देखो आप आसानी के साथ, मैंने यहाँ पर कहा था कि आप 1K और 1K मान सकते हो, तो K आपका कैंसिल हो जाएगा। तो K का मान कितना आ गया है, 2,000 आ गया है। तो इसको आप 1K जब आप मान सकते हो तो यहाँ पर बचत कितनी हो जाएगी, 2,000, क्योंकि K के स्थान पर अगर हम 2,000 रखेंगे, 2 का 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 2,000 ही आएगा। तो 2,000 इनकी भी बचत, 2,000 इनकी भी बचत, तो हमारी बचत कितनी आ जाएगी, दोनों लोग जो बचत कर रहे हैं वो 2,000 रुपए की कर रहे हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है यहाँ पर कि सर यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आई 1K वाली, तो आप देखो यहाँ से चेक कर सकते हो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। जैसे कि यहाँ पर K का मान आपका 2,000 निकला, तो आप यहाँ पर बचत में मान रख दो, 2,000 K यहाँ पर निकला, 5 × 2,000 करोगे तो 10,000 आएगा। अब A की जो बचत हो गई वो 10,000, इनकी इनकम कितनी है, 12,000। जब 12,000 ये इनकी इनकम है और यहाँ पर देखो मैंने बचत के दिया, ये व्यय है, और जब यहाँ पर K के स्थान पर हम 2,000 रखेंगे तो यहाँ पर व्यय कितना हो जाएगा, 10,000। 12,000 इनकम है और 10,000 खर्चा कर रहे हैं, बचत कितनी है, 2,000। बिल्कुल वही आंसर अलग नहीं आ रहा। यहाँ से आप चेक करना चाहते हो क्योंकि समान बचत हो रही है ना। अगर यहाँ पर देखो K = 2,000 रखोगे तो 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 6,000। इनका व्यय कितना आया, B का 6,000, B का व्यय 6,000, B की इनकम कितनी है, 8,000। इनका इनकम में व्यय को घटाओगे, बचत कितनी निकलेगी, 2,000। बिल्कुल वही आंसर निकला है, तो कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सेम आंसर आपका आएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट मत रखना। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2,000। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है इसमें आपको पेन भी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखो ऑप्शन से ही उड़ा देंगे। अगर चाहो तो मैं आपको इसको बेसिक से बिल्कुल क्वेश्चन से भी करके बताऊंगा, तो वहाँ पर आपके यहाँ पर देखो क्या बनेंगी, समीकरण बनेंगी, तो उससे आप सॉल्व करोगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन देखो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है, सबसे पहले एक बार कोशिश किया करो क्या ये क्वेश्चन ऑप्शन से तो नहीं बनना है। उसके बाद सेकेंड टाइम जब ऑप्शन से नहीं बन रहा होता है तब हम क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से या अपने तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले एक बार हमें ऑप्शन से चेक करना होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाता है उसको बहुत ही हमें मदद मिलती है और बहुत ही कम टाइम में उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक भिन्न इस प्रकार है कि जो अंश हर से 5 कम है, जो अंश हर से 5 कम है, इसको देखो अगर मैं बेसिक से लगाऊंगा अपने यानी क्वेश्चन के तरीके से लगाऊंगा तो ये काफ़ी हमारा 1 मिनट का टाइम तो हमारा क्वेश्चन खा जाएगा। अगर मैं इसको ऑप्शन से लगाऊंगा तो सेकंडों में हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे कि अभी देखो मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। पहले तो आप ऑप्शन से देख लो, एक भिन्न इस प्रकार है कि जो अंश हर से 5 कम है। अब यहाँ पर देखो अंश जो है हर से
अंश जो है हर से 5 कम है। तो ऐसा कौन सा अंश है जो हर से 5 कम है? ये भी 5 कम है, ये भी 5 कम है, ये भी 5 कम है, और ये तो ऑप्शन हमारा कट गया, ये 2 कम है। 3 ऑप्शन बचे। अब यहाँ पर देखो, साथ ही अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है। अगर हम अंश का 4 गुना कर दें तो वो हर से 1 अधिक हो जाएगा। सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 4 दूनी 8, हर से 1 अधिक हो गया, बिल्कुल सही जा रहे हैं। 7 दूनी 14, हर से 2 अधिक हुआ, गलत। और यहाँ पर 4 गुना 4 तेई 12, हर से कितना अधिक हुआ? 4 अधिक हुआ, गलत। 3 ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो गया। सेकंडों में देखो हमारा आंसर आ गया। अगर अब इस क्वेश्चन को देखो हम तरीके से लगाएंगे, अब देखो यहाँ पर तरीके से बताने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा है ना आपसे, पहले आप ऑप्शन से लगाने की कोशिश किया जिससे कि आपको पता चल सके कि ऑप्शन से लगाने के कितने बड़े हमारे फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसको तरीके से लगाएंगे, एक भिन्न इस प्रकार है कि जो अंश, अब देखो मैं यहाँ पर अंश को पहले आप मानोगे कि अंश भाई साहब हमारा कितना है x, और हर भाई साहब हमारे कितने हैं y। तो अंश हर से 5 कम है, पहले मैंने अंश x बराबर y कर दिया। अब देखो अंश हर से 5 कम है, अंश जो है हर से, ये अंश इससे 5 कम है, तो इसमें क्या किया मैंने 5 जोड़ दिया। तो यहाँ पर ये हमारी एक समीकरण बन गई x माइनस वाई इक्वल टू -5। उसके बाद नेक्स्ट समीकरण बनाएंगे, साथ ही अंश का 4 गुना, अंश मैंने क्या माना है x का 4 गुना, हर से 1 अधिक है, हर मैंने क्या माना है y, ये हर से 1 अधिक है, तो हर में क्या मैंने जोड़ दिया? 1 जोड़ दिया, तो अब ये हमारे क्या हो गए? बराबर हो गए। तो हमारी ये समीकरण बन गई 4x माइनस वाई इक्वल टू 1। समीकरण बनी, बिल्कुल हमारी ये समीकरण देखो बन गई है। अब यहाँ पर ये समीकरण नंबर हमारी गई। अब इन दोनों समीकरणों को निकाल लेंगे। अब देखो आप कहो तो मैं निकाल भी दूं, क्योंकि देखो यहाँ पर x माइनस वाई इधर देखो साइड में देख लो। अब आप लोग देख ही लो जिससे कि आप लोगों को भी पता चल सके क्या होता है ऑप्शन से लगाने का मतलब, और यहाँ पर तरीके से लगाएंगे तो इसमें मैं कितना अपना टाइम लॉस करता। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आया है? माइनस का 5 आया है, ये हमारी समीकरण 1 बनी है। और 4x माइनस वाई इक्वल टू कितना आया है? 1 आया है, ये हमारी समीकरण कौन बनी है? 2 बनी है। इनको देखो अगर मैं घटा दूंगा तो माइनस 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 प्लस और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस का 3x बचेगा, और यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 यहाँ पर किसी भी समीकरण में मैं मान रख दूंगा तो y का मान कितना आ जाएगा? y का मान आ जाएगा 7। तो समीकरण हमारी देखो क्या बन जाएगी? जो हमारी समीकरण कह रहे हैं, जो हमारी भिन्न बनेगी वो क्या बनेगी? भिन्न अंश को मैंने क्या माना था? x, और हर को माना था मैंने y। तो यहाँ पर x और y के मान रख देंगे 2/7। 2/7 ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, जो मैं यहाँ पर पहले 10 सेकंड में निकाल चुका हूँ, वो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 मिनट के बीच में निकाला है। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे वो फॉलो कर लेना। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा षटभुज के बारे में आपको नहीं पता है तो कंफ्यूज हो जाते हो और क्वेश्चन को स्किप करके चले जाते हो, जबकि षटभुज में हमारा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज ही हमारा एक तरीके से षटभुज होता है। वो कैसे होता है षटभुज वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो षटभुज जो आपका होता है, षटभुज आपका कुछ इस तरीके का होता है। षटभुज कुछ आपका इस तरीके का होता है, 6 लाइन्स होती हैं। तो यहाँ पर षटभुज में जो आपके ट्रायंगल्स बनते हैं, षटभुज में जो आपके ट्रायंगल बनते हैं वो कैसे बनते हैं? षटभुज में हमारे 6 त्रिभुज बनते हैं, और जो 6 त्रिभुज होते हैं, 6 त्रिभुज वो समबाहु त्रिभुज से ही मिलकर के बनते हैं। जो हमारे 6 त्रिभुज बनते हैं वो 6 के 6 त्रिभुज क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज होते हैं। अब समबाहु त्रिभुज के एक त्रिभुज का एरिया क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के एक त्रिभुज का जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है? √3/4 √3/4
इंटू भुजा स्क्वायर। ये होता है हमारा समबाहु त्रिभुज के एक त्रिभुज का एरिया। और षटभुज में ऐसे हमारे छः त्रिभुज बनते हैं, तो इसमें केवल अब 6 से मुझे मल्टीप्लाई कराना है और कुछ भी अलग से हमें षटभुज का फार्मूला नहीं याद करना है, क्योंकि षटभुज में कितने समबाहु त्रिभुज बनते हैं, 6 बनते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करा दो। अब यहाँ पर देखो षटभुज की एक भुजा कितनी दी हुई है, वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है। अब ये जब हमारी 4 दी हुई है तो प्रत्येक हमारी 4 ही हो जाएंगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। तो षटभुज की क्या हो जाएगी, प्रत्येक भुजा समान। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, हम 4 रख देंगे, तो √3/4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 6। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, हमारा ये आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा काट दूँ तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, 4 से 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 इंटू 6 इंटू √3। अभी मैं ये लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। अब आपको यहाँ पर ये हो गया हमारा षटभुज। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वर्ग। वर्ग का एरिया निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग की भुजा एक हम यहाँ पर दी हुई है 4√2 सेंटीमीटर, तो वर्ग का हमारा क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 4√2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। अब दोनों का यहाँ पर षटभुज का एरिया, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पर आपसे षटभुज का क्षेत्रफल और रेशियो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। षटभुज का मैंने कितना निकाला है, 4 इंटू 6 इंटू √3। अब अनुपात में देखो इनको बटे में भी लिख सकते हो ना, यहाँ पर रेशियो में थोड़ा सा स्पेस कम है। यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो 4√2 है, 4√2 इंटू 4√2। 4 से 4 हमारा ये कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना, 2। अब यहाँ पर देखो ऊपर कितना बचा हमारा, 3√3, और यहाँ पर कितना बचा, 2, और यहाँ पर हो जाएगा 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ चुका है, 3√3 अनुपात 4। 3√3 अनुपात 4, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, वर्ग का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि क्या है। अब बहुत बच्चे तो यहाँ पर परिधि सुनते हैं, वो कहते हैं अरे परिधि तो सर मैंने वृत्त की सुनी थी, वृत्त की परिधि होती है, ये वर्ग में परिधि कहाँ से है। अरे परिधि मतलब वही परिमाप यार, कभी कंफ्यूज मत होना। परिधि का मतलब ही होता है, परिधि कहे तो यहाँ पर परिमाप, परिमाप कहे तो परिधि। परिधि और परिमाप एक ही बात है। तो यहाँ पर देखो एक बात, एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर, ये फार्मूला भी बच्चों को बहुत कम पता होता है। जैसे कि एक वर्ग का विकर्ण क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला आप लोग यूज किया करो। एक वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण जो दिया हुआ है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो विकर्ण होता है क्या होता है, वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है। जो वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण का फार्मूला जो होता है वो होता है a√2। a√2 ये हमारा होता है विकर्ण का फार्मूला। तो यहाँ पर a√2 हो गया विकर्ण का फार्मूला, और विकर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। तो एक तो हमारा विकर्ण a√2 बराबर कितना होगा, 24। यहाँ पर देखो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज का मतलब, क्योंकि देखो यहाँ पर एक बार और समझा दूँ, शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाए। क्योंकि देखो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। वर्ग के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, √2 इंटू भुजा। क्या मैं ये 24 सेंटीमीटर बराबर में नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। a बराबर कितना आ जाएगा, 24/√2। यहाँ पर मैं √2 से ऊपर नीचे चाहो तो मल्टीप्लाई करा लो, थोड़ा सा मान हमारा सही हो जाएगा।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24√2 अपॉन यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर काटेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 यानी कि 12√2 12√2 यहाँ पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब ये हमारी क्या निकल करके आ चुकी है भुजा a बराबर 12√2। आपसे यहाँ पर परिधि पूछी जा रही है। देखो ऊपर मैं देख लेता हूँ, तो परिधि क्या होती है, परिधि मतलब परिमाप, परिधि मतलब परिमाप। देखो यहाँ पर लिख दूँ एक बार परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a होता है, 4a होता है। 4a का मान मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है 12√2। 12√2 8 चौक 48 यानी कि 48√2 48√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा।